वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी वाला जो टेस्ट नंबर 29 नंबर का टेस्ट था उसमें करंट अफेयर्स के हमने 1 से 12 क्वेश्चन को कवर किया था। जो 12वां क्वेश्चन था उसका जुलाई 2025 तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो 44 इसका आंसर है। अब देखेंगे इसमें हम 13 से 30 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 13 नंबर का यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 71 नेशनल अवार्ड से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ठीक है, जिनमें 2023 में जो फिल्में आई उनको पुरस्कृत किया गया था। तो दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन है कि शाहरुख खान को अपने 30 वर्ष से अधिक के फिल्मी करियर में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो है आधिकारिक घोषणा की गई। और शाहरुख खान को अपने 30 वर्ष से अधिक के फिल्मी करियर में पहली बार है जो उनको नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी मूवी दी हैं उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी हिट। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? खजुराहो के मंदिर, नैनीताल की नैनी झील, लद्दाख की पैंगोंग झील या मराठा सैन्य परिदृश्य? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। देखिए, 44वां विश्व धरोहर स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, जिनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किले शामिल हैं। यह स्थल जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो चुना गया है वो तो 12th फेल को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछ ले तो कटहल को चुना गया है। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म चुना गया है सैम बहादुर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, इस प्रश्न का उत्तर है सैम बहादुर। अब सारी कैटेगरी पर वैसे तो इस पर अलग से वीडियो बन चुका है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऊपर सेपरेट वीडियो है, लेकिन फिर भी एक नज़र में सभी देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यहाँ वर्ग हैं विजेता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर 2 चुने गए हैं, शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बेस्ट डायरेक्शन जो है वो है सुदीप्तो सेन का द केरला स्टोरी फिल्म, ये भी बड़ी हिट हो गई थी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है, करण जौहर की मूवी है, मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट। बेस्ट अभिनेत्री कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला रानी मुखर्जी को। कौन सी मूवी थी उनकी? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी ये मूवी। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सैम बहादुर, मुख्य भूमिका में विकी कौशल। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का खिताब मिला है आत्मा पंपलेट को, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल को। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का मिला है डीप फ्रीज को। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का मिला है श्यामची आई, इनको भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल पुरुष कैटेगरी में PVNS रोहित, बेबी फिल्म में गाना गाया उन्होंने तेलुगु भाषा में। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी बेस्ट फीमेल सिंगर, बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर, बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर। बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर जो है वो है शिल्पा राव, इन्होंने गाना गाया छलिया जवान मूवी में शाहरुख खान की। सर्वश्रेष्ठ छायांकन द केरला स्टोरी प्रशांत महापात्रा।
इतना याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है वो है वर्ष 2025 में बानो मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? हांगकांग, दीपा भास्ती, एस्थर डुफ्लो, माइकल हॉफमैन, इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प की लेखिका हैं बानो मुश्ताक, कन्नड़ लेखिका हैं ये, और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो किया है दीपा भास्ती ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। बानो मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसका दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति है, जो भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं ये, इनको सम्मानित करना है। ये हैं वो लेखक और ये है उनकी कृति। सारे भारतीय हैं जिनको मिला अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उनमें से 4 हैं। गीतांजलि श्री, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। अभी जो एसएससी एग्जाम्स की जो सीरीज चल रही है, बहुत पूछे जा रहे हैं उनमें ये सब करंट अफेयर्स में। देखिए, गीतांजलि श्री को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, ठीक है। अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर की कृति के लिए 2018 में, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए का 2, बी का 1, सी का 3, बी का 4। किसमें है ये? ए का 2, बी का 1, सी का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वर्ष, लेखक और ये कृति, एक ही फ्रेम में आगे सारे के सारे। तो 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2022 का। इसके बाद 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है, 18 नहीं 8 है। फिर किरण देसाई को 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। फिर अरुंधति रॉय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। फिर मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था सलमान रश्दी को 1981 में। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में ये प्रश्न, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? यह सलमान रश्दी की रचना को पहचानिए। मिडनाइट चिल्ड्रन क्यों पूछा गया? क्योंकि 1981 में इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। BS नायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला। तो जब से बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ये वो भारतीय हैं जो उससे सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 23 का तो याद नहीं आ रहा, 24 का मिला था कैरोस उपन्यास को, जेनी अर्पनबे का उपन्यास था वो, माइकल हॉफमैन ने उसका अनुवाद किया था। और अभी 25 वाला किसको मिला है? हार्ट लैम्प को, कन्नड़ी लेखिका बानो मुश्ताक का है वो, और अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। 18वां प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का 111वां स्थान है, और यह सूचकांक 125 देशों में जारी किया गया था, जिसमें भारत 111वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना था? 105वां था, यानी स्थिति और खराब हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक या लेखिका हैं, कौन है ये? जेनी अर्पनबेक नहीं है, सामंथा हार्वे नहीं है, ये है हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। बड़ी उपलब्धि इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लूना 2025 अंतरिक्ष मिशन है ये, इसके संदर्भ में सही कथन अपने को ढूंढना है।
यह इसरो का अंतरिक्ष मिशन है जिसे वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति ग्रह की सतह पर उतरना है। देखिए बृहस्पति में तो वही नहीं है, सरफेस ही नहीं है, वो तो बादलों गैस का है, गैस का गुब्बार है, कहाँ उसमें सरफेस पे कैसे उतरेंगे, गलत है पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट। और लूना 2025 लूना 25 जो है वो रूस का अंतरिक्ष मिशन था, ठीक है, चंद्र मिशन था रूस का लूना 2025 जो 2023 में असफल हुआ था। तो करेक्ट कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। लूना 25 रूस का अंतरिक्ष मिशन था। यह एक रोबोटिक चंद्र मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। यह मिशन 47 साल बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था। यह मिशन वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था लेकिन तकनीकी खराबी के कारण चंद्रमा पर उतरने में असफल रहा, ठीक है, वरना रोबोट चलता है इनका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब गलत कथन है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश है। देखिए पहला करेक्ट है बिल्कुल, चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ठीक है। ABCD बनाकर अभी RO में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था यह प्रश्न, और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, न कि दूसरा। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला वाला, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, प्रथम देश है। कोई नहीं कर पाया ऐसा। नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश भारत है। भारत का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 से अधिक हिस्सा है। देखिए वर्तमान में दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो चीन है, और चीन का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 हिस्सा है। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश जो है वो चीन है। चीन का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 से अधिक हिस्सा है। भारत जो है दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का लगभग 7% उत्सर्जित करता है। कौन सी संस्था है जो सरस्वती सम्मान देती है। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए सरस्वती सम्मान जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम भारतीय ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। प्रश्न यहाँ से ही बनता है, यहाँ से ही बनता है, एग्जैक्ट ईयर के साथ याद रखिएगा। 24वां प्रश्न 2 कथन वाला है। पहला कथन है यहाँ पर 26 जुलाई 2025 को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुई थी। देखिए अभी तो ऊपर देखा हमने एक्सप्लेनेशन में, इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, नाम क्या है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनके पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया जाएगा, जो कि संस्कृत में है या दिया जा चुका है। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, 1991 से दिए जा रहे हैं। 25वां प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला। एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। पूरे फ्रेम में डाल देते हैं इसको। अब क्या नाम है इनका, देखिए यह भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है, एबल पुरस्कार, और वर्ष 2025 का यह पुरस्कार मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। कौन सा सही है इसमें,
जापानीज हैं ये मसाकी काशीवारा। और एबल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नहीं बल्कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल कहा जाता है इसको। दूसरा वाला यहाँ पर सही है, तीसरा वाला यहाँ पर सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, क्योंकि भौतिकी से नहीं बल्कि गणितज्ञ से संबंधित है ये। 26 मार्च 2025 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल वेव्स की खोज के लिए दिया गया है। और जाने इसके बारे में, टू द पॉइंट, इस पुरस्कार के बारे में। तो गणित का नोबेल माने जाने वाला यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार द्वारा नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील्स एबल की स्मृति में नॉर्वे द्वारा 2002 में की गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। वो एकमात्र भारतीय श्रीनिवास एस वर्धन इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता हैं। कब सम्मानित किए गए थे? 2007 में। और वर्ष 2024 का, पिछले साल का पूछ ले तो, फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैंड। और इस बार 25 में मसाकी काशीवारा। 30 प्रश्न है इसमें। 26वां प्रश्न है, जून 2025 को कौन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पर्किन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय बना? पर्किन पुरस्कार जो है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री देती है, और यही हैं, और इनका नाम है शुभब्रत सेन। बानो मुश्ताक कन्नड़ लेखिका, हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। देखिए, जून 2025 को कोलकाता के वैज्ञानिक शुभब्रत सेन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पर्किन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, शिवनादर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं ये शुभब्रत सेन, और उनकी टीम को उनकी अग्रणी अल्टरनेट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के लिए सम्मानित किया गया। पर्किन पुरस्कार के बारे में जानें तो यह आधुनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। 5 साल हो गए हैं, किसी एक भारतीय को पहली बार मिल गया है। इस पुरस्कार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होराइजन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये रिसेंट की न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। 27, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के रिजल्ट आ गए हैं। आपको बताना है कि किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया है प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 4589 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें जो है 58 छावनी बोर्ड और 88 गंगा शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का विषय अगर पूछ ले तो कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें, यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज विषय पर आधारित है यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अब इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष वो स्वच्छ 5 गंगा नगर या गंगा नदी के किनारे बसे नगर की रैंकिंग अगर देखें तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का ही कानपुर। सबसे स्वच्छ है ये गंगा नदी के किनारे। उसके बाद बिहार का पटना चौथे पर, और उत्तर प्रदेश का ही है अनूपपुर शहर 5वें पर। याद रखना है इसको। अच्छा, एक तो ये होगी सबसे स्वच्छ गंगा नदी के किनारे बसा नगर। एक कैटेगरी है इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर यानी मिलियन प्लस सिटीज़ में स्वच्छ शहर जो है सबसे है वो है कौन सा? काफ़ी समय से है मध्य प्रदेश का इंदौर। सी है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में मिलियन प्लस सिटीज़ में शीर्ष 5 शहर इस प्रकार हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का, उसके बाद सूरत गुजरात का, तीसरा है नवी मुंबई महाराष्ट्र का, चौथा है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। हाल ही में कब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 10 साल पूरे हो गए हैं इसको। 15 जुलाई 2015 को शुरू की थी ये,
तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 15 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के इरादे से की गई थी। इसके तहत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। और मज़े की बात है कि ये चीज़ युवाओं को पता ही नहीं है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार लाती है, भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है उनका। इम्प्लीमेंट भी तो करना ज़रूरी है, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा। इस योजना का उद्देश्य उद्योग और युवाओं की रोजगार क्षमता दोनों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 17 जुलाई 2025 को ऊर्जा वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई, या एनर्जी डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुई है? रियाद में, दुबई में, अबू धाबी में, नई दिल्ली में? ये भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 17 जुलाई 2025 को भारत का प्रमुख अपस्ट्रीम ऊर्जा सम्मेलन ऊर्जा वार्ता 2025 का दूसरा संस्करण भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय सहयोग, नवाचार और तालमेल है। यह एक रणनीतिक मंच है जो उद्योग संचालकों, नीति निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। तो 13 से 30 तक, ठीक है, या 1 से 30 तक जो है 30 प्रश्न हो गए हैं करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज PDF से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए।